हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए हिस्ट्री सेकेंड से मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, सन 1526 ईस्वी से 1740 ईस्वी। तो यदि आपके पास भी यही सब्जेक्ट हैं तो आपके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगलकालीन इतिहास के स्रोतों का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए, अथवा भारत के मुगलकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए, अथवा मुगलकालीन इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मुगल काल के इतिहास के ज्ञान हेतु असंख्य स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें साहित्यिक एवं ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक प्रमाणिक स्रोत माने गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। तो मैं केवल आपको संक्षिप्त तरीके से ही इनके आंसर बताऊंगा। बाकी सभी आंसर आपको डिटेल से पढ़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको इसकी PDF देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुगलकालीन इतिहास की जानकारी के लिए पहले यहाँ पर दिए गए हैं पुरातात्विक स्रोत। मध्यकालीन भारत इतिहास के प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राएं एवं स्मारकों का उल्लेख किया जाता है। आपको याद रखना है कि पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राएं और स्मारक शामिल होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मुद्रा दिया गया है। मुद्राओं की जानकारी किस प्रकार से मिलती है, मुद्राओं से किस प्रकार से इतिहास की जानकारी मिलती है, आपको इन सभी के बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद आपको स्मारक के बारे में पढ़ना है। स्मारकों के अंतर्गत सभी प्रकार के भवन, मूर्तियाँ, इमारतें, कलात्मक वस्तुएं, मंदिर आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आगरा का किला, अटाला मस्जिद, फतेहपुर सीकरी की इमारतें, ताजमहल मध्यकालीन भारत के इतिहास को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से स्मारकों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं साहित्यिक एवं ऐतिहासिक स्रोत से किस प्रकार से इतिहास की जानकारी मिलती है। यहाँ पर पहला दिया गया है तुजुक-ए-बाबरी, जो कि बाबर द्वारा लिखी गई है। यह एक साहित्यिक स्रोत है। इसे बाबरनामा भी कहा जाता है और वाक़यात-ए-बाबरी भी कहा जाता है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तारीख़-ए-रशीदी, जो कि मिर्ज़ा हैदर दोगलात द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ का लेखक बाबर का मौसेरा भाई मिर्ज़ा हैदर था। तो आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद हुमायूंनामा, जो कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ की रचना बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा 2 भागों में विभक्त किया गया है। इसका पहला भाग हुमायूं के शासनकाल पर प्रकाश डालता है। इसी प्रकार यहाँ पर चौथा है कानून-ए-हुमायूनी, जो कि खोंदमीर द्वारा लिखी गई है। इसके बाद तज़किरात-उल-वाक़यात, जो कि जौहर द्वारा लिखा गया है। इन सभी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना है। इसके बाद वाक़यात-ए-मुस्ताकी, जो कि शेख रिज़कुल्लाह मुस्ताकी द्वारा लिखा गया है। तारीख़-ए-शेरशाही अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखा गया है। और तज़किरा-ए-हुमायूं-ए-अकबर, जो कि बायज़ीद द्वारा लिखा गया है। और अकबरनामा, ये तो सबसे मेन है। अकबरनामा, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अबुल फजल भी एक महान विद्वान और इतिहासकार था। उसने अनेक ग्रंथों की भी रचना की थी, जिनमें अकबरनामा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर आईन-ए-अकबरी, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तबक़ात-ए-अकबरी, ये निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद मुनखाब-उत-तवारीख़, जो कि अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखी गई है। तुजुक-ए-जहांगीर, जहांगीर द्वारा लिखी गई है। और तारीख़-ए-फ़रिश्ता, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फ़रिश्ता के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद पादशाहनामा, जो कि अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है मुनखाब-उल-लुबाब, जो कि खफ़ी खां द्वारा लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर अन्य ग्रंथ भी दिए गए हैं और समसामयिक साहित्य भी दिए गए हैं। कुछ यहाँ पर विदेशी यात्रियों का विवरण भी दिया गया है, जिनसे साहित्यिक स्रोतों का पता चलता है। तो ये सभी वे साहित्यिक स्रोत थे जिनसे मुगल काल के इतिहास का पता चलता है। आपसे एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि मुगल काल के इतिहासकारों के नाम लिखिए। इस क्वेश्चन से आपका शॉर्ट आंसर टाइप भी क्लियर हो जाएगा। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इनमें से 4 इतिहासकारों के नाम लिख सकते हैं।
तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना है। जरूरी नहीं आपको सभी इतिहासकारों का ही वर्णन करना है, आपके जितना याद होता है उतना आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने भारत में अपना साम्राज्य किस प्रकार स्थापित किया, वर्णन कीजिए। पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों, स्वरूप एवं परिणामों की विवेचना कीजिए, अथवा पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणामों तथा उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो पानीपत का युद्ध, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इसी युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। यह युद्ध उन पहली लड़ाइयों में से एक था जिसमें बारूद, अग्नि अस्त्रों और मैदानी तोपखानों का इस्तेमाल प्रथम बार किया गया था। आपको इसके बारे में और भी डिटेल से यहाँ पर पढ़ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था। इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पर युद्ध के परिणाम एवं महत्व भी दिए गए हैं, क्या इसके परिणाम और क्या इसके महत्व हुए हैं। यहाँ पर आपको इसके परिणाम और महत्व के बारे में पढ़ लेना है। यहाँ पर 4-5 टॉपिक दिए गए हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेर शाह अकबर का पूर्वगामी था, कारण देते हुए इस वक्तव्य की विवेचना कीजिए। अथवा शेर शाह अकबर का पथ प्रदर्शक था, विवेचना कीजिए। अथवा शेर शाह एक कुशल विजेता एवं सफल प्रशासक था, प्रस्तुत कथन के आलोक में उसकी उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। अथवा एक विजेता एवं प्रशासक के रूप में शेर शाह की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि शेर शाह अकबर का पूर्वगामी, इसके बारे में आपको लिखना है कि शेर शाह कौन था और शेर शाह को अकबर का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है। तो अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि अकबर के गौरवशाली शासनकाल का मार्ग सूरवंश के संस्थापक सुल्तान शेर शाह ने ही निर्धारित किया था। शेर शाह ने जिन प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना की, उन्हें ही आगे चलकर अकबर ने पल्लवित एवं पुष्पित किया, इसलिए शेर शाह को उसका पूर्वगामी कहा जाता है। शेर शाह अकबर का पूर्वगामी था, यह तथ्य निम्नलिखित विवरण के आधार पर स्पष्ट होता है। पहला यहाँ पर दिया गया है शासन और भूमि कर प्रबंध, दूसरा दिया गया है उदार निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय, तीसरा है यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता और चौथा है सैनिक प्रबंध। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके बाद शेर शाह के चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शेर शाह के चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, तभी आपको यह लिखना है, नहीं तो आपको इसे छोड़ देना है। तो शेर शाह के चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ पर पहला दिया गया है व्यक्ति के रूप में किया जा सकता है, सैनिक के रूप में भी किया जा सकता है, विजेता के रूप में किया जा सकता है, शासक के रूप में, राष्ट्र निर्माता के रूप में। आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन, शेर शाह की भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। शेर शाह सदैव ही भूमि प्रबंध की ओर अधिक ध्यान देता था। भूमि प्रबंध को सुचारू रूप देने की दृष्टि से उसने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। प्रथम सिद्धांत के अनुसार वह प्रजा की सुविधाओं का ध्यान रखता था। दूसरे सिद्धांत के अनुसार उसका विचार था कि भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि के लिए भिन्न भिन्न कर निर्धारित किए जाएं। तीसरा था कि कर तथा उपज में कुछ न कुछ अनुपात अवश्य हो, जिससे कृषकों और राज्य दोनों को ही कुछ लाभ हो। और चौथा सिद्धांत था उनका कि वह भूमि पर किसानों का स्थायी अधिकार स्थापित करना चाहता था, जिससे वे अधिक से अधिक फसलें उगाए। अपने इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करने हेतु तो उसने निम्नलिखित कार्य किए। तो यहाँ पर उनके कुछ कार्य दिए गए हैं। पहला है भूमि की पैमाइश, और उन्होंने कर वसूली नकद के रूप में शुरू कर दिया था। पट्टे की व्यवस्था शुरू की गई। प्रजा के साथ सहानुभूति, नाप व उपज के आधार पर राजस्व व्यवस्था, भूमि रक्षा के उपाय। तो उन्होंने ये सभी कार्य किए। आपको इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है दीन ए इलाही के स्वरूप, महत्व और शिक्षाओं की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अकबर के द्वारा चला गया था। अकबर धार्मिक दृष्टि से उदार एवं सहिष्णु था। उसने इसी उदारता से प्रभावित होकर दीन ए इलाही नामक संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का स्वरूप अत्यंत उदार एवं सहिष्णु था। अकबर धर्मांधता का विरोधी था। अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म प्रचलित करने का मुख्य उद्देश्य एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना था, जो हिंदू एवं मुसलमानों दोनों को ही मान्य हो। इस धर्म में देवी देवताओं तथा पैगंबर आदि का कोई स्थान नहीं था। दीन ए इलाही की यहाँ पर कुछ शिक्षाएं दी गई हैं। ये सभी शिक्षाएं आपको जरूर याद रखनी हैं। यहाँ पर पूरी 11 शिक्षा दी गई हैं, जो कि दीन ए इलाही की शिक्षाएं हैं। इसके बाद दीन ए इलाही का महत्व आपको लिखना है, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल की समकालीन राजनीति में नूरजहां की भूमिका का वर्णन कीजिए।
अथवा जहांगीर के राज्यकाल में नूरजहां की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अथवा पूरे 15 वर्ष तक वह सुप्रसिद्ध नारी मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक प्रभावशाली एवं शक्तिशाली व्यक्तित्व रही। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका के संबंध में इस कथन की समीक्षा कीजिए अथवा नूरजहां के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले आपको नूरजहां का परिचय याद रखना है कि नूरजहां थी कौन। तो नूरजहां मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी जो तेहरान का निवासी था। नूरजहां को बचपन में मेहरुन्निसा कहते थे। मेहरुन्निसा बहुत ही रूपवती तरणी थी। शहजादा सलीम, जिसे बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, उसकी लावण्यमयी सुंदरता पर मुग्ध था और उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन अकबर ने इसका विरोध करके 1594 ईस्वी में 17 वर्ष की आयु में उसका विवाह अली कुली बेग के साथ कर दिया और उसको बंगाल में एक जागीर दे दी गई। इसके बाद जहांगीर से विवाह उनका किस प्रकार से हुआ? सन 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया और उसे नूर महल की उपाधि प्रदान की, जो बाद में नूरजहां यानी संसार का प्रकाश के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाकी इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से पढ़ लेना है। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका क्या थी? जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की क्या भूमिका थी, यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। उनकी भूमिका को यहाँ पर कुछ बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है पक्षतापूर्ण व्यवहार, दूसरा है राजनीतिक गुटबंदी, तीसरा है भ्रष्टाचार को बढ़ावा, चौथा है यहाँ पर विलासिता में वृद्धि, पांचवा है कंधार पतन के लिए उत्तरदायी। इसके बाद यहाँ पर है लास्ट पॉइंट, नूरजहां के अंतिम दिन। नूरजहां अपने पति की मृत्यु के बाद 18 वर्ष तक जीवित रही। उसका यह जीवन बड़ा सरल तथा एकांतवास था। 1645 ईस्वी में उसका निधन हो गया था। तो ये सभी पॉइंट थे इस क्वेश्चन के जो कि आपको याद रखने हैं। इन सभी पॉइंट्स को आपको डिटेल से पीडीएफ में पढ़ लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां का शासनकाल मुगल युग में स्वर्ण युग था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा शाहजहां का काल साधारणतः मुगल शासनकाल का सुनहरा वैभवशाली काल था, विश्लेषण कीजिए। अथवा शाहजहां के शासनकाल की उपलब्धि और विफलताओं की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग अथवा शाहजहां के शासनकाल की उपलब्धियां, दोनों ही एक ही बात है। यहाँ पर यदि आपके एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसका एक उत्तर लिखना है। तो शाहजहां के काल में देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई थी, इसलिए कुछ इतिहासकार आदि उसके काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहते हैं। शाहजहां का काल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग था। इस कथन से जो विद्वान सहमत है उनके तर्कों पर आधारित शाहजहांकालीन परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। यहाँ पर पहला दिया गया है विस्तृत साम्राज्य, उनके साम्राज्य में 22 प्रांत थे। दूसरा है उच्च कोटि का शासन प्रबंध था। तीसरा है न्याय एवं कर्तव्य परायणता का युग था और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था का युग भी था। पांचवा है सम्राट की उदारता एवं प्रजा वत्सलता। छठा है यहाँ पर व्यापार की उन्नति का युग। सातवां है देश में समृद्धि एवं शांति। आठवां है वैभव और शान शौकत का युग। नौवां है विभिन्न कलाओं की उन्नति का युग। इसके बाद शाहजहां के शासनकाल की विफलताएं क्या थी? पहला है धर्मांधता तथा अनुदारता। दूसरा है शाहजहां के चारित्रिक दोष। तीसरा है आर्थिक संकट एवं विद्रोह। चौथा है यहाँ पर भारी करों का भार। पांचवा है शाहजहां के शासनकाल में विपत्तियाँ। छठा है चाटुकारिता का शिकार। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी की शासन प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। तो शिवाजी का शासन प्रबंध क्या था? शिवाजी एक कुशल प्रशासक थे। उनके इस गुण के विषय में एक विद्वान ने लिखा भी है, लगभग अन्य सभी सेनापतियों की भांति शिवाजी भी एक महान प्रशासक थे, क्योंकि वे गुण जो सेनापति में पाए जाते हैं वही गुण एक योग्य प्रबंधक व राजनीतिक के लिए भी आवश्यक होते हैं। शिवाजी ने शासन प्रबंध के मामले अपने साम्राज्य में अभूतपूर्व सुधार किए थे, इसलिए शिवाजी की तुलना शेरशाह से की जा सकती है। उनकी शासन व्यवस्था को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो आपको ये सभी पॉइंट जरूर याद रखने हैं। मैं आपको सभी पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन क्या था उनका। उनके प्रशासन में एक अष्टप्रधान भी था, आपको इसे जरूर याद रखना है। राजा को परामर्श देने के लिए 8 मंत्रियों की एक समिति होती थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में निम्नलिखित मंत्री होते थे। यहाँ पर फर्स्ट है पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश। इन सभी को आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा है प्रांतीय शासन क्या था उनका। तीसरा है राजस्व प्रशासन। चौथा है न्याय प्रबंध। पांचवा है सैनिक प्रबंध। आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे, अथवा मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब के उत्तरदायित्व पर प्रकाश डालिए, अथवा मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे उल्लेख कीजिए।
तो मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, सबसे पहले आपको ये सभी याद रख लेने हैं। औरंगजेब के समय से ये मुगल साम्राज्य के पतन के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे थे। उसकी मृत्यु के पश्चात तो मुगल साम्राज्य का बड़ी तेजी के साथ विघटन होने लगा था। अंततः औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता ने इस साम्राज्य की अंत्येष्टि ही कर दी थी। संक्षेप में कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के कुछ कारण थे जो कि यहाँ पर पॉइंटों में दिए गए हैं, आपको सभी याद रख लेने हैं। पहला है अयोग्य एवं दुर्बल उत्तराधिकारी, दूसरा है उत्तराधिकार के नियम का अभाव, तीसरा है सरदारों का नैतिक पतन, चौथा है निरंकुश और स्वेच्छाचारी सम्राट, पांचवा है मुगल सेना की दुर्बलता, छठा है रिक्त राजकोष, सातवां है जल सेना का अभाव, आठवां है औरंगजेब का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण औरंगजेब का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी था। मुगल वंश के पतन के लिए उत्तरदायी औरंगजेब की कुछ नीतियों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। पहला दिया गया है औरंगजेब की दक्षिणी नीति, दूसरा है औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति और राजपूत के प्रति औरंगजेब की नीति। इसके बाद यहाँ पर 9वां पॉइंट है मुगल साम्राज्य का अधिक विस्तृत होना और 10वां है यूरोपवासियों का भारत आगमन। तो ये सभी कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के, आपको इन सभी को डिटेल से पढ़ लेना है। तो ये सभी क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को जरूर रिवीजन करके जाएं। एग्जाम में जाने से पहले आपको सभी क्वेश्चंस भली भांति याद कर लेने हैं। आपको यदि क्वेश्चंस के आंसर याद नहीं होते हैं तो आपको सभी हेडलाइन जरूर याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं से आपको आइडिया होता है कि आपको लिखना क्या है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।